जो निवेश का खेल है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। जो जितना भी निवेश है उसका 90 या 100% भारत में नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भारत 3% है तो आपका निवेश का 100% भारत में क्यों है? गोल्ड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, आप डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो जो 1980 का हाई था उसको पार करने में 27 साल लगे गोल्ड को। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लक बहुत इंपॉर्टेंट है? आप गलत टाइम पे बाजार से बाहर जाते हो और गलत टाइम पे अंदर आते हो। एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, ये सब इतना आपको लगता है कि वाह क्या कंपनी है, लेकिन ऑल ऑफ देम केम क्लोज टू बैंकरप्सी। तेजी वाली मार्केट में कोई भी वैल्यूएशन जस्टिफाई होती है और खराब वाली मार्केट में कोई कौड़ियों के दाम उठाने को तैयार नहीं होता। कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ऐसे आपको हीरे जवाहरात मिल जाएंगे जो किसी को नहीं मिले। तो अब आपको खेलना कैसे है? नॉट टू लूज, कि अपने कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लेना, मतलब उसको तरफ जाइए ही मत। ये पूरा स्कैम है। मैं मतलब और मैं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती। बाजार में शोर बहुत होता है, लेकिन कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जिनकी आवाज दशकों तक सुनी जाती है। ऐसे ही आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में। देवीना मेहरा जी, फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर और सीएमडी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। देवीना मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। आपका शुक्रिया और नमस्कार। वैसे तो कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं क्योंकि आप अपनी बेबाक राय रखते हो अक्रॉस द मीडिया प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी मैं हमारे व्यूअर्स की सहूलियत के लिए बता देता हूं कि देवीना मैम जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं IIM अहमदाबाद और लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ फॉर्च्यून इंडिया ने इनको टॉप 50 मोस्ट पावरफुल वुमेन के खिताब से नवाजा 2025 में। और इसके अलावा अमेजन बेस्ट सेलर तो आपकी बुक बनी चुकी है, और ये मनी मिथ्स एंड मंत्रा जिसके ऊपर तो मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था आपके साथ, अगर आपको याद हो तो। जी जी मैम, पहले तो इन सभी उपलब्धियों के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, शुक्रिया। हमारे पॉडकास्ट की थीम है कि पैसा कैसे बनता है इक्विटी मार्केट से, और एक बड़ी वेल्थ कैसे जनरेट होती है, क्रिएटिंग वेल्थ थ्रू इक्विटीज। तो आपसे बेहतर कौन बताएगा? क्योंकि एक तो मैं पहले बता दूं कि ये जो हमने सेटअप कर रखा है ये देवीना मैम के घर पे कर रखा है, और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस मैम। बहुत ही मजा आ गया एक बार तो देख के। और अब आप ये बताएं कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी? जिस समय आपने स्टार्ट किया था उस समय तो शेयर बाजार में वुमेन ज्यादा होंगी भी नहीं, तो आपने क्या सोच के शेयर बाजार में कदम रखा? कि सबसे पहले तो मेरी जर्नी लखनऊ से शुरू हुई थी, जो बिल्कुल भी व्यवसाय का शहर नहीं है। बहुत कुछ है, तहजीब है, नज़ाकत है, खाना पीना है, लेकिन व्यवसाय बहुत अधिक नहीं है। तो मैं जब IIM अहमदाबाद आई तो मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि शेयर होता क्या है और डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। उसके बाद मैंने सिटी बैंक में काम किया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, और कॉर्पोरेट बैंकिंग में, कॉर्पोरेट क्रेडिट में। और मैं ढूंढ रही थी कि क्या करूं। कि कौन से साल में? ये मैं आपको लेट 80s टू अर्ली 90s की बात कर रही हूँ। तो अर्ली 90s में आपको मालूम है लिबरलाइजेशन हुआ, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस समय वित्त मंत्री थे, उनका एक बजट आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत में निवेश कर सकेंगे। और ये मेरे लिए एक सिग्नल था कि अब मार्केट प्रोफेशनलाइज होगी, बिकॉज उसके पहले कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था प्रोफेशनल सिक्योरिटीज़ रिसर्च का। जो ब्रोकर थे वो भी पुराने स्टाइल के ही ब्रोकर्स थे। किसी कंपनी का इन्वेस्टर रिलेशन डिपार्टमेंट नहीं था, इन्वेस्टर रिलेशन पर्सन भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब सिक्योरिटीज़ रिसर्च नाम की चीज़ ही नहीं थी। अब IIM अहमदाबाद में सिक्योरिटीज़ रिसर्च पे कोर्स ही नहीं था, क्योंकि वो करियर ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मैंने कहा अब प्रोफेशनलाइज होगा, तो वो एक चीज़ थी। दूसरा, उस समय ना सेबी थी ना NSE थी। तो शायद आपके जो दर्शक हैं उसमें बहुत सारों को मालूम भी नहीं होगा कि उस समय तो 20-22 स्टॉक एक्सचेंजेस थी पूरे भारत में, और सबसे बड़ी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज थी। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एडवर्टाइज किया कि हम 71 नई मेंबरशिप्स देंगे प्रोफेशनल्स को। तो वो दूसरी चीज़ थी। तो मैंने, लोगों ने कहा आप अप्लाई भी मत करो, क्योंकि ब्रोकर्स क्लब है, और वो जो दे रहे थे दाम ज़्यादा था, पर वो जो मार्केट प्राइस BSE कार्ड का था उसका 1/4 था। तो 55 लाख पे ये मिलनी थी मेंबरशिप। जो मार्केट प्राइस था वो 2 करोड़ था BSE कार्ड का। तो लोगों ने कहा अप्लाई भी मत करो, क्योंकि गुजराती मारवाड़ी क्लब है, आप उसमें से कुछ नहीं हो, ऊपर से यू आर अ वुमन, तो आपको मिलने वाला तो है नहीं। और मैं जानती हूँ बहुत लोगों ने अप्लाई भी नहीं किया कि नहीं मिलेगा। तो आपने अपनी सिटी बैंक की जॉब छोड़ के डिसाइड किया कि आप... तब तक छोड़ा नहीं था, जब अप्लाई तो पहले ही कर दिया था ना।
हाँ, तो पहले अप्लाई तो उन्होंने मेरे ख्याल 92 बिगिनिंग में ये आया था, तो तब अप्लाई किया था। अच्छा हुआ उन्होंने लगभग 2 साल लगाए देने में मेंबरशिप, तब तक पैसा वैसा भी इकट्ठा हुआ। अपनी तरफ से उन्होंने एफर्ट किया कि नहीं मिले मुझे कार्ड, लेकिन वो उस समय कार्ड कहलाता था मेंबरशिप की। लेकिन वो मुझे 2 एक्स्ट्रा मार्क्स मिले अपने आईआईएम के गोल्ड मेडल के, और उससे मैं कट ऑफ के ऊपर आ गई और मुझे मिल गया। उस समय कॉर्पोरेट मेंबरशिप भी अलाउड नहीं थी, खाली प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। तो वो कार्ड मेसर्स देवीना मेहरा के ही नाम से था, प्रोप्राइटरशिप था। तो हमारी जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, जैसे वो एचडीएफसी बैंक की रिपोर्ट सब बहुत लोगों ने देखी होगी, तो उसमें आप नीचे देखें तो मेंबर मेसर्स देवीना मेहरा ही है तब तक। तो बाद में सेबी आया, एनएससी आया, एनएससी का भी जो भी एग्जाम इंटरव्यू हुआ, खैर वो तो दे रहे। पर बहुत ज्यादा चीजें बदल गई ना तब से लेकर अब तक। बहुत, तब तो फिजिकल होता था ना, तब तो हाँ। वो बीएससी की रिंग होती थी, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होता था, सिग्नेचर मैचेस डज नॉट मैच, वो सब उसमें आपका जो बोलते थे वांदा कि मतलब मिसमैच हो गया ट्रेड की, जो रिंग में एक ने जो लिखा और दूसरे पार्टी ने जो लिखा उसमें मिसमैच हो गया। तो बहुत तरह की चीज़ें तब तो थी, बहुत तरह की इनएफिशिएंसीज भी थी। और मैंने जैसे कहा शुरू में तो रेगुलेटर भी नहीं था प्रॉपर कोई। तो वो और जैसे सिक्योरिटी रिसर्च की मैं बात करूं, तो जैसे मैंने कहा ना कि आप कंपनी को फ़ोन करें कि हमें मिलना है, बोलता हम लोग क्यों मिलेंगे, नहीं, आप मैं हम। वही पूछना चाहता था कि उस समय फिर आप रिसर्च वगैरह ये सब कैसे करते थे? आजकल तो क्लिक ऑफ अ बटन में मतलब बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, या फिर आप किसी को ऑफलाइन पढ़ना तो आप तो खुद ही इंस्टीट्यूशन हो। तो उस समय आपने ये शुरुआत कैसे की थी रिसर्च में भारत में? हाँ, तो वो उस समय पहले तो देखिए, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन या इन्वेस्ट करने निवेश करने आए, तो उनके साथ फॉरेन ब्रोकर्स भी आए, सब दुनिया भर के। मतलब वो आप मेरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली, जार्डन फ्लेमिंग, सबने यहाँ ब्रोकिंग आउटफिट भी खोली। और शुरू में मुझे लगा कि इन लोग तो कर रहे हैं 50 साल 70 साल से, इनको बहुत आता होगा, मैं देखती हूँ उनसे क्या सीख सकते हैं। पर मैंने जब पहला रिपोर्ट्स देखी, मैंने कहा ये तो बेकार है, मतलब इसमें ना अच्छी एनालिसिस है, ना कुछ इंटरेस्टिंग वे में लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कंपटीशन को देखा नहीं, मैंने कभी कंपटीशन से रिसर्च एनालिस्ट हायर नहीं किया, और सब लोग एक दूसरे से हायर करते थे। फ्रेशर्स को कोई नहीं लेता था, मैं खाली फ्रेशर्स को लेती थी। मैंने कहा चाहे जितना भी मुझे ट्रेन करना पड़े, एटलीस्ट वो गलत आदतें सीख के तो नहीं आ रहे हैं, अनलर्निंग तो नहीं करनी पड़ेगी। तो एक तरह से हम इंस्टीट्यूट ही बन गए कि तो अभी आज के दिन में जैसे हिंदुस्तान लीवर के आपको देखें लोग, तो सारे एफएमसीजी में मिलेंगे आप, उसी तरह हमारे लोग सब बाय साइड सेल साइड सब जगह है, एक तरह से हमारे एल्यूमनाई सब जगह है। तो वो टीचर्स डे और गुरु पूर्णिमा में बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, बिकॉज इतने लोगों को ट्रेन किया, जनरेशन्स को ट्रेन किया। बट मुझे वही लगा कि ये तो फिर अब मुझे फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सीखना है। तो किताबें पढ़ी, कई बार हम क्योंकि ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन से डील करते थे, तो कई बार मैं क्लाइंट से भी पूछती थी कि अच्छी किताब कौन सी है वैल्यूएशन की, कैश फ्लो समझने की। तो वहाँ से ही शुरू किया। तो बट मैंने कहा ठीक से सीखना है, ये सब जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो वॉल स्ट्रीट की हों, वो नहीं सीखनी है। अच्छा, पर फिर जितना मर्जी सीखो, ये स्टॉक मार्केट से बड़ा तो कोई टीचर है नहीं, और बहुत सारे क्रैशेस हुए बीच में, और निवेशक भी को ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट में हमेशा नर्वस ही रहते हैं, बस पैसा लगाओ उसके बाद टेंशन पाल लो, ऐसे वाले सिनेरियो होते हैं स्टॉक मार्केट में। और होता है क्या, जब तक ना लगाओ तब तक दिल करता है, लालच आता है कि भैया दूसरा कमा रहा है मैं भी कमा लेता हूँ, और जैसे ही पैसा लगाओ वैसे डर शुरू होता है, रातों की नींद उड़ जाती है। इतने क्रैशेस देखे आपने, ऐसा कौन सा इवेंट था मैम जिससे बिल्कुल आपका एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल बदल गया, साइकोलॉजी बदल गई, आपने मार्केट पढ़ने का नजरिया वहीं से बनाना शुरू कर दिया? वो क्या इवेंट था? वो एक इवेंट से नहीं होता रजत, वो थोड़ा एवोल्यूशन होता है कि आप कहाँ से शुरू करते हो, धीरे धीरे सीखते जाते हो कि कैश फ्लो कितना इम्पोर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल कितना इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे आप सीखते हो। फिर होता है कि अच्छा फंडामेंटल समझ लिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है ये स्टॉक खरीदना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा और गिरा, तो उसमें आप थोड़ा सा और मोमेंटम और टेक्निकल एनालिसिस भी ऐड करते हो। दो, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि टेक्निकल एनालिसिस, और हम लोग ये 20-22 साल से कर रहे हैं, बहुत सारे इलेबरेट सिस्टम हैं, जो कई लोग जो टीवी पे आते हैं वो 15-20 साल पहले अपने पास काम करते थे। लेकिन ये है कि टेक्निकल एनालिसिस ऑन इट्स ओन इज़ टू नॉइजी, वहाँ आपको कोई भी ठीक से सिग्नल मिलेगा नहीं। वो खाली काम करता है एज एन एडिशन टू फंडामेंटल एनालिसिस, कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई किया, तो आपको बता देगा कि अभी थोड़ा और गिरेगा या अभी थोड़ा और चलेगा, तो उतना भर आप थोड़ा वो एडिशन हो जाता है। बट बहुत तरह का एवोल्यूशन ओवर टाइम होता ही है। आपका जो ये भी नज़रिया बदलता है कि गलती क्या है, बिकॉज आपको ये समझ में आता है कि पूरा ये जो निवेश का खेल है वो प्रोबेबिलिटी का खेल है। तो कई बार आपको
आपने गलत भी शॉट खेला और आपका छक्का लग गया, और दूसरी तरफ आपने सब सोच समझ के किया फिर भी आपका लॉस हो गया, तो ये भी होता है। दूसरी चीज़ जो सबसे पहले आप जो बोल रहे हैं कि नए निवेशक आते हैं, वो सोचते हैं, आज थ्योरी में आप किसी से भी पूछो कि किस में निवेश करना सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो वो सब बता देंगे कि हाँ सबसे ज़्यादा रिस्क कहाँ है, सबसे वॉलेटिलिटी कहाँ है, तो बोलेंगे इक्विटी मार्केट्स। लेकिन जब वो चल रहा होता है तब आप पैनिक कर जाते हैं। पुराने चार्ट्स आप 20 साल के देखें तो बोलेंगे हाँ यहाँ गिरा था पर फिर तो चला ही था ना, तो मैं थोड़ी ना यहाँ पर बेचता या बेचती। तो बट जब वहाँ गिर रहा होता है तब आपको लगता है कि बस भाग जाए यहाँ अभी से। का सिनेरियो भी तो वही है। हाँ, तो वही वही होता है सोच, मतलब वो सोचने का मतलब, वो एक किताब आई थी राकेश झुनझुनवाला पे, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था, बट मेरे हिसाब से उस किताब का सार एक लाइन था। उसने बोला, राकेश ने, कि मैंने पैसा बनाया 1989 टू 92 में, 2003 टू 2007, और एक और पीरियड है 2009 टू 11, और बोला कि उसके अलावा बीच में 5-5 साल ऐसे थे जब मेरा कोई पैसा नहीं बना। तो मैंने कहा उसकी सुपर पावर ये थी, उसकी सुपर पावर स्टॉक पिकिंग नहीं थी, उसकी सुपर पावर ये थी, ये समझना कि इक्विटी मार्केट्स में इस तरह से वॉलेटिलिटी हो सकती है कि उसमें आपको कई बार 5 साल का रिटर्न 1 साल में आ जाता है। जैसे आप जो 2003 से 2007 का पीरियड है उसमें मार्केट 6 गुना हुआ, लेकिन उससे पहले 9 साल का पीरियड था 94 टू 2003, जिसमें रिटर्न ज़ीरो था, ज़ीरो। 9 साल में मतलब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया, वो ज़ीरो पे ही रहा, ज़ीरो मतलब नेट रिजल्ट ज़ीरो था। तो वो मतलब आपके पास उतना जिगर होना चाहिए, और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक, आपका कभी भी पूरा पोर्टफोलियो इक्विटी नहीं होना चाहिए। इक्विटी में आप वही पैसा लगाइए जो कम से कम 7 से 10 साल आपको हाथ नहीं लगाना है, बिकॉज ये जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है जो आपको बता सके कि इस साल या 1 साल या 2 साल में क्या इक्विटी में रिटर्न आएगा। पर मैम, हमारे तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो रिटेल क्लाइंट्स ही हैं, जी। लेकिन आप तो करोड़ों मैनेज करते हो, बड़े बड़े क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करते हो। सच्ची में डर नहीं लगता, मतलब कि ऐसे फॉल आए, डोनाल्ड ट्रंप रातों रात कुछ बोल जाएं, उसके बाद ग्लोबल मार्केट शेकआउट हो जाए? सबसे बड़ी चुनौती इस समय आपको क्या लगती है ग्लोबल सिस्टम में? ऐसा क्या चैलेंज फेस हो रहा है जिससे बहुत वोलेटिलिटी बढ़ सकती है? और जो मेरा सवाल ये था कि क्या आपको वाकई डर नहीं लगता, इतना बड़ा पैसा संभाल रहे हो और रातों रात डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी एक ट्रुथ सोशल पे पोस्ट आए और उसके बाद सब कुछ हिल जाए? पर वही है कि आपको समझना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत बार बहुत कुछ हिला है, पर अंत में क्या होता है। जैसे जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, जैसे युद्ध हुए हैं, जो भी और हुआ है, आप 125 साल का इतिहास देखिए, जिसमें दोनों विश्व युद्ध भी आ जाते हैं, गल्फ वॉर्स और अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई, ये हुआ, ये इतना लंबा कोल्ड वॉर का टाइम था, और सब कुछ आप देख लीजिए, तो अंत में मैं आंकड़े के आधार पे बोल रही हूँ, मैं डेटा ड्रिवन हूँ, तो मैं आंकड़े, ऐसा मैं ये नहीं कि मैंने ये सोच लिया तो यही सही है। तो ये उसमें आपको यही पता लगेगा कि जियोपॉलिटिक्स से आपको नहीं रिएक्ट करना है, बिकॉज वो थोड़े समय का उथल पुथल होती है और फिर वो मार्केट्स उसमें से उसको भूल जाती हैं। चाहे वो मतलब युद्ध खत्म हो या नहीं हो, ये भी एक बात है। युद्ध आसानी से ख़त्म नहीं होते। आप रशिया यूक्रेन को देखिए, 4.5 साल होने को आ रहे हैं, तो लेकिन युद्ध चलता रहता है, बाज़ार भूल जाते हैं। तो खाली जो जैसे विश्व युद्ध जैसे, जिसमें 8 करोड़ लोग मारे गए दूसरे विश्व युद्ध में, जिसमें 2/3 तो सिविलियन थे, फिर भी खाली 1-2 मार्केट जिनको लास्टिंग इम्पैक्ट हुआ वो थी जर्मनी और जापान, जो हार गए उस युद्ध में। एक तो आपकी अगर देश उस युद्ध में सीधा है तब तो आपको देखना है, अदरवाइज उतना लंबा इम्पैक्ट होता नहीं है। लेकिन अभी आपका एक, मैं रिसेंट मेरे से ख्याल से मैं सोशल मीडिया पे ही पढ़ रहा था, माइट बी ऑन लिंक्डइन, उसमें आपने बोला था कि 3% टोटल ग्लोबल मार्केट कैप का 3% से कम रह गया है भारतीय मार्केट कैप का शेयर। यानी कि जो भारतीय कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप ग्लोबल मार्केट कैप की तुलना में देखो मात्र की 3% ही है, हाँ, पूरा शेयर। हम ये तो बहुत कम है। ये तो तो इसे नहीं, तो फिर हम वो जो हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल लीडर बन रहे हैं और फिर वो कहाँ चला गया ये अचानक से, और हो क्या गया, नजर किसकी लग गई हमको? तो जब तक हाईएस्ट पे भी हम लोग करीब 4.5 4.7 तक शायद पहुँचे थे। तो वही है कि अपने यहाँ पर बैठ के बोलना, तो जिसे बोलते हैं ना कि नहीं तो कौन खा रहा है वो मार्केट? दिल को बहलाने को गाले भी ख्याल अच्छा है। तो नहीं, पर किसने खा लिया ये मार्केट से? हम ऐसा क्या कर बैठे कि हमारा ग्लोबल मैप पे ऐसा छाप नहीं आई है भारतीय कंपनियों की, या कहाँ पर हम पीछे रह गए हैं?
और आपको क्या लगता है कि हम वाकई आने वाले 10 साल में कुछ ऐसा कर पाएंगे जो ग्लोबल लीडर की तरफ हम दौड़ पाए? अभी ग्लोबल लीडर बनने में तो हम आसपास भी नहीं है, सच में कहूँ तो। ग्लोबल लीडर तो एक ही देश उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो चीन। चीन अब पूरा अमेरिका का राइवल हो गया है। मतलब आप समझिए कि अभी डोनाल्ड ट्रंप चीन गए, उनके सामने चीन का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि यू आर अ डिक्लाइनिंग पावर। मतलब इन शब्दों में ही आपने बोल दिया कि हम राइजिंग पावर हैं, आप डिक्लाइनिंग पावर हैं। तो लेकिन मैं एक चीज़ जो आपने 3% का कहा, उसमें मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि ये एक बड़ा कारण है कि आपको कभी भी अपना जो जितना भी निवेश है उसका 90 या 100% भारत में नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब भारत 3% है तो आपका निवेश का 100% भारत में क्यों है? वो एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, मैं हमेशा ये भी कहती हूँ कि जब मैंने काम करना शुरू किया था, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, डॉलर 12 रुपया था। तो आप जब फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद मुझे ये पैसा चाहिए, तो आप ये नहीं भूल सकते कि इस तरह से रुपया डिप्रिशिएट करता है। आप 2025 में देखिए तो हम लोग तो खाली डॉलर के बनस्पत देख रहे हैं। 2025 में यूरो के बनस्पत रुपया 20% गिरा। तो अगर आप बच्चे को यूरोप में कॉलेज भेजने वाले थे तो वो आपकी फ़ीस 1 साल में 20% हो गई, उसके बाद तो खैर और गिरा है अब इस साल। तो ये सब चीज़ें भी आपको, इसलिए ग्लोबल निवेश बहुत ज़रूरी है। एसेट एलोकेशन डिटरमिन्स मोस्ट ऑफ योर रिटर्न, 80-90% ऑफ योर रिटर्न। और एसेट एलोकेशन डजंट मीन कि आप खाली इंडिया में आपने डेट ले लिया, इक्विटी ले लिया, थोड़ा सोना ले लिया तो हो गया। आपको ग्लोबल भी करना पड़ेगा निवेश। मेरे लिए तो ये कॉज है कि करना चाहिए, और भारतीय लोग करते नहीं हैं। इसीलिए हमारा तो एक ग्लोबल प्रोडक्ट है जिसमें, मतलब खाली ग्लोबल का, दूसरी बात है ग्लोबल का मतलब अमेरिका नहीं है, ग्लोबल का मतलब ग्लोबल। तो ग्लोबल मतलब $10,000 पे वो हम शुरू करते हैं, जो हाल फिलहाल तक 7.5 लाख रुपया था, अब 9.5 लाख रुपया हो गया है। बट उसमें आपको पूरी दुनिया भर का सब एसेट क्लासेस और सारे देश मिलते हैं, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप अपना पोर्टफोलियो आपका पूर्ण नहीं है। पर दुनिया ऐसा कर क्या रही है? ये एआई और सेमीकंडक्टर जो हम बातें सुनते हैं, इसी रेस में भारत पीछे रह गया है क्या? नहीं, इसी रेस में देखिए ये भी एक बात है कि अभी भारत ने अच्छा नहीं किया तो बहुत सारे लोग ग्लोबल प्रोडक्ट्स खासकर गिफ्ट सिटी में लॉन्च कर रहे हैं, पर उनको ना उनके पास एक्सपीरियंस है ना एक्सपर्टीज़ है। मतलब हमने ग्लोबल इन्वेस्टिंग शुरू की थी 1999 में। हम लोग 1999 में फर्स्ट ग्लोबल पहली भारतीय ही नहीं, पहली एशियन कंपनी थी जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज की मेंबर बनी। मतलब अदर देन द जापानीज़, खाली जापानीज़ ही वहाँ तक पहुँचे थे और कोई एशिया में से नहीं गया था। आरबीआई के पास कोई कैटेगरी ही नहीं थी हमारे बिजनेस में सब्सिडरी बनाने की। आरबीआई के पास खाली बैंक सब्सिडरी के अलावा कोई फाइनेंस सब्सिडरी का कैटेगरी नहीं थी। तो 1999 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज, और लगभग साल भर बाद हम यूएस ब्रोकर डीलर भी बन गए, एनएसडी के मेंबर बन गए। तो मतलब वो बाज़ार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। तो उस समय हम इसीलिए, मतलब मैंने इसीलिए ये डिसीजन लिया था क्योंकि एक तो एशियन क्राइसिस आई थी, तो देखा कि एक देश में होने का ये डेंजर है कि आपका एक, मतलब वो एशियन क्राइसिस में करेंसीज भी गिरी और मार्केट्स भी गिरी। तो डॉलर टर्म्स में ताइवान 50% गिरा, इंडोनेशिया 90% गिरा। तो मैंने कहा ये तो डेंजर है अगर एक मार्केट में है। दूसरा, मतलब मुझे, आई एम अ लर्निंग जंकी, मुझे लगता है कि मतलब मैंने कहा कब तक वही कंपनीज करते रहेंगे, एचडीएफसी और इन्फोसिस और एचपीसीएल, बीपीसीएल, बजाज ऑटो, वो अभी तक भी लिस्ट वही है। तो हमने कहा जाके कुछ और करते हैं। सो हम तो 25-26 साल से कर रहे हैं, बट अभी तो लोगों को लगा कि यहाँ पर अब इंडिया में कोई पैसा नहीं दे रहा है इंडिया एसेट के लिए, तो हम ग्लोबल एसेट का बना लें। बट मैं तो देख रही थी कि 6 महीने 1 साल का परफॉर्मेंस ये सब गिफ्ट सिटी प्रोडक्ट्स का बहुत ही ख़राब है। आई वॉज क्वाइट शॉक्ड, बिकॉज आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं, आपको खाली एसेट गैदर करने हैं, आपने वो कर लिया। तो थोड़ा सोच समझ के करिए वो भी। अब एसेट क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो गोल्ड और सिल्वर है, जिस जी। तरीके की चाल पकड़ी हाल फिलहाल में, आपको लग रहा है मॉडर्न डे पोर्टफोलियोज में ये बहुत एसेंशियल हो गए हैं, गोल्ड और सिल्वर को रखना चाहिए? हम तो हमेशा अपने मल्टी एसेट पोर्टफोलियो में, चाहे भारत में हो चाहे ग्लोबल हो, रखते हैं गोल्ड सिल्वर, बट हमने कभी भी सिंगल डिजिट के आगे नहीं रखा। मतलब कि 10% से ऊपर कभी नहीं रखा, उससे कम ही हुआ है जब भी। तो होना चाहिए, जैसा मैंने कहा कि वो एसेट एलोकेशन आपके पास होना चाहिए। तो बट गोल्ड
मैं अभी नहीं कर रही हूँ। गोल्ड तो अभी आप देखिए जनवरी में सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज आए गोल्ड फंड्स में इंडिया में, इक्विटी से ज़्यादा इन्फ्लोज थे। और जनवरी के बाद रुपया भी गिरा है, इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ी है, फिर भी रुपया में भी गोल्ड का भाव गिरा है। सो जब गोल्ड चल रहा था, और मैं मतलब ये नवंबर की बातें कर रही हूँ, तो मैं ही मेरे ख्याल खाली मैंने ही कहा था कि गोल्ड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है आप डॉलर टर्म्स में देखें तो जो 1980 का हाई था उसको पार करने में 27 साल लगे गोल्ड को। 2007 में जाके 1980 का हाई पार हुआ, और बीच में मतलब 19 साल बाद 1999 में इट वाज स्टिल डाउन 60%। तो वो जो 1980 हाई था वो 19 साल बाद भी 60% डाउन था। ये है गोल्ड की असलियत। पर जैसा मैंने कहा सब चीज़ आपको मिला के रखनी है, क्योंकि कभी कोई एसेट चलता है कभी कोई एसेट चलता है, बट ये ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में, तो उस समय आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे। तो वो ये गोल्ड ही अकेली चीज़ थी जिसने आपको हार्ड करेंसी से आपको मतलब आपका करेंसी डेप्रिसिएशन से आपको थोड़ा बचाया। तो इसीलिए रुपया में गोल्ड का चार्ट ठीक लगता है, बिकॉज वो रुपी डेप्रिसिएशन चार्ट है। वो गोल्ड का चार्ट तो इंसिडेंटली है, पर वो रियली रुपी डेप्रिसिएशन चार्ट है। पर मैम फिर हमारी सरकार भी तो ये बोल रही है कि सोने को इम्पोर्ट कम करो, और प्रधानमंत्री जी ने अपील भी की है जनता से कि अगर शादियों में ना खरीदो सोना तो वो बहुत ही बढ़िया। वो अपील वो ऐसी थी जो दिल पे लग गई। अब शादियों में तो सोना खरीदते हैं सब, तो ऊपर से वो 15 वो जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 6% से बढ़ाकर 15% कर दी। हाँ, तो वही कह रहे हैं, उसके बावजूद रुपया में जनवरी में जब सबसे ज़्यादा गोल्ड में इन्फ्लो आया है, तब से फिर भी भाव गिरा है। इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ गई है, रुपया भी घट गया है फिर भी। तो वो अपील तो उनकी ठीक है अगर आप खाली फर्स्ट लेवल तक देखें तो। मतलब वो ठीक है कि आप ईंधन ज़्यादा मत इस्तेमाल करो, बाहर ट्रैवल नहीं करो, और गोल्ड को बचाओ। लेकिन होता क्या है, आप तो मार्केट के हैं और आपके दर्शकों को भी मालूम है कि एक तो आपने क्या कहा उसका एक तो एक स्टेप वन में ये इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन दूसरी चीज़ होती है कि इसका सिग्नल क्या जा रहा है। देखिए, अगर आपने बात ईंधन तक ही रखी होती तो ठीक था, बिकॉज वो तो बहुत सारे देश कह रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि उतने स्टॉक है नहीं, और कच्चा तेल और उसके जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, तो ठीक है वो। लेकिन आपने ये सब चीज़ें भी बोल दी, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी करेंसी को भी प्रॉब्लम है। बिकॉज ये सब क्या है, ये तो फॉरेन करेंसी संरक्षण की बात है, तो वो तो आप बोल रहे हैं कि हमारे करेंसी को प्रॉब्लम है, तो आप सिग्नल कर रहे हैं एक तरह से मार्केट को कि करेंसी में प्रॉब्लम है। तो फिर वो बाजार उसको सिग्नल की तरह भी लेता है। तो इसलिए एक लेवल पे वो बात बिल्कुल ठीक है कि आपको ये सब चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो पब्लिकली कहने से उसका एक सिग्नलिंग इम्पैक्ट भी होता है, जो सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट आप कहें तो। अच्छा, अब इन्वेस्टिंग फिलॉसफी पे आते हैं मैम। जी। और उसमें इन्वेस्टिंग के लिए क्या लगता है आपको कि क्या स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर लक बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या चलता है इन्वेस्टिंग में? दोनों चाहिए। तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी का गेम है, इसलिए स्किल और लक का गेम है। तो वो दुनिया में एक्चुअली सभी कुछ स्किल और लक का गेम है। मतलब एक्सट्रीम पे चेस है जो खाली स्किल है, और दूसरी एक्सट्रीम पे लॉटरी है जो खाली लक है। बाकी सब मिक्स है कहीं पे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये लक भी है। तो होता क्या है कि जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं कर रहा, उस समय मैं आपसे पूछूं कि कितना स्किल है और कितना लक है, तो आप बोलेंगे कि ये तो सब बैड लक था। ये तो मतलब वो आपके पास बहुत सारे विलन रहेंगे कि वो कंपनी चोर थी, ऑपरेटर ने गड़बड़ करी, सेंट्रल बैंक ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, उस समय मैं पूछूं तो आप बोलेंगे ये तो मेरा ही जीनियस है, देखो मैंने क्या क्या बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स निकाले, क्या क्या नहीं किया। तो वो तब स्किल ही स्किल है। तो ये मतलब मैं ही जीनियस हूँ। मतलब ये आपका रहेगा। तो ये जबकि दोनों चीज़ में जब आपका पोर्टफोलियो गिरता है उसमें भी स्किल और लक है, जो चलता है तब भी स्किल और लक है। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ जो अपने पोर्टफोलियो के लिए आप कर सकते हैं कि जिस समय किसी चीज़ में निवेश करें, अपने को बताएं कि हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर आपने ये बात समझ ली कि आपके जितने भी निर्णय होंगे उसमें बहुत सारे गलत निकलेंगे, मतलब वो स्टॉक वो नहीं करेगा जो आप सोचते थे वो करेगा। तो वो यही सबसे बड़ी सुपर पावर है। आप मतलब लोग सोचते हैं कोई भी जो दुनिया में सबसे अच्छा निवेशक है, सबसे अच्छा फंड मैनेजर है, 100% छोड़ के 80% भी किसी का हिट रेट नहीं।
तो इसलिए सब लोग ही उसमें कुछ ना कुछ गलत करते हैं। अब वॉरेन बफेट को देख लीजिए, तो वो जितनी चीज़ें खरीदते हैं उसमें से 80-85% 2 साल के अंदर बेच देते हैं, 50% 6 महीने के अंदर बेच देते हैं। तो किसी के पास भी ये नहीं है क्रिस्टल बॉल कि आगे क्या होगा। आप खाली एक प्रोबेबिलिटी का गेम खेल रहे हैं। कभी कभी लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स भी होते हैं और अच्छी साइड पे भी हो सकते हैं। मतलब आप जितने भी है, जैसे विश्व में आपकी ये सारी जो हैं, एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, तो ये सब इतना आपको लगता है कि वाह क्या कंपनी है, लेकिन ऑल ऑफ देम केम क्लोज टू बैंकरप्सी। मतलब ये सारी कंपनीज का मतलब आधा घंटे से लेके 2 दिन बैंकरप्सी से दूर थे, और फिर कुछ आ गया, आप निकल गए उसमें से, लेकिन हो सकता है आप डूब ही जाते। तो क्या इन्वेस्टिंग एक लूजर्स गेम है? क्योंकि ऐसा लगता है, कहते तो है इन्वेस्टिंग अलग है, गैम्बलिंग बिल्कुल अलग है। अब दोनों में कोई समानता है नहीं, लेकिन यहाँ पर भी तो पैसा कमाना ऑड्स आपके फेवर में होते ही नहीं, और आप सोचते हो कि मैं बहुत बड़ा पैसा बना लूंगा। बहुत कम सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पैसा बनाया है, ज्यादा ने तो लुटाया ही है। नहीं, एक्चुअली ये नहीं है कि ऑड्स आपके अगेंस्ट है, आपका दिमाग आपके अगेंस्ट है। आप गलत टाइम पे बाजार से बाहर जाते हो और गलत टाइम पे अंदर आते हो। बाजार ही नहीं, थीम्स पर भी ये बात सच होती है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि वही बोल रहे हैं, आप पिछले 25 साल का आपको चार्ट दिखाएं तो आपको लगेगा अरे बिल्कुल ठीक है ना, गया था 40% नीचे बाजार पर, फिर तो चली गया ना। तो जस्ट आपको उस समय शांति रखनी है। जैसे मैं आप ये बहुत लोगों ने आपके शायद पढ़ा ही हो पीटर लिंच की किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। सो पीटर लिंच फिडेलिटी का एक फंड चलाते थे जो शायद यूएस के इतिहास में आज तक भी बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रहा है। कुछ 28% या ऐसा कुछ उसका कंपाउंडिंग रहा लॉन्ग टर्म। लेकिन फिडेलिटी ने जब डेटा निकाला तो एवरेज इन्वेस्टर का कंपाउंडिंग उसमें 7% था, और लगभग आधे इन्वेस्टर ऐसे थे जिन्होंने लॉस बनाया उस फंड में। तो मतलब जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है उसमें भी आप लॉस बना सकते हैं जब आप गलत टाइम पे घुसते और निकलते हैं। तो जैसे उसमें वही था कि जिस साल बहुत अच्छा किया उस फंड ने, बहुत सारा उसके बाद पैसा आ गया। अगले साल उन्होंने अच्छा नहीं किया तो वो पैसा निकल गया। तो आप ये जो करते हैं ना, इससे ही प्रॉब्लम होती है। इससे ये समस्या ये है कि बाजार ने तो रिटर्न दिया लेकिन बहुत उतार चढ़ाव है। यही सच्चाई है इक्विटी मार्केट की कि उतार चढ़ाव है। और वॉलेटिलिटी का मतलब ये नहीं है कि एक साल आपका 25% रिटर्न आएगा और अगले साल 8%, अगले साल -20% भी आ सकता है। वो चीज़ के लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा। मतलब वो अगर आप उसमें पैनिक करके निकल गए तो वही प्रॉब्लम होती है। दूसरी तरफ मतलब ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ 2024 की, कि मतलब छोटे मोटे निवेशकों को आप छोड़ो, मतलब बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज हैं वो लोग आके कह रहे थे कि वी डू नॉट हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, आप 30% कंपाउंडिंग दे देंगे तो हम खुश हैं। ये 30% कंपाउंडिंग इज अनरियलिस्टिक। 30% कंपाउंडिंग जो आपको गारंटी दे रहा है अगले अगले साल वो सब आपको नहीं, पर वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलते होंगे कि नहीं 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 नहीं, निवेश के लिए जो फैमिली ऑफिस। मान गया आपको निवेश के लिए बोला 30% रिटर्न देने के लिए, लेकिन उनका बिजनेस 30% जनरेट कर रहा होगा, इसलिए वो कह रहा है कि मेरे बिजनेस में इतना बन रहा है तो मैं स्टॉक मार्केट में क्यों लगाऊं। नहीं नहीं, 30% किसका बिजनेस इतनी आसानी से, बहुत बिजनेस नहीं है जो 30%। वो होता नहीं है आरओई आरओसी आरओई हम करते हैं कि 25% या 15% से ऊपर वाले लेने चाहिए, तो देते होंगे बिजनेसेस इतना तगड़ा रिटर्न। मतलब वो, लेकिन वो तो उस समय मार्केट के लिहाज से ही कह रहे थे, क्योंकि वही उस समय पैसा बनाना बहुत आसान लग रहा था। तो इसलिए जब आपका ब्रेन एक्चुअली आपको उल्टी साइड लेके जाता है, तो जिस समय आप पैनिक कर रहे होते हैं, लगता है कि एसआईपी भी रोक दें, बाजार से निकल जाएं। और ये मैं मतलब अपने अगेन ओपिनियन के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ, रिसर्च स्टडीज यही दिखाती हैं कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। जिस समय आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है निकल ही जाए बाजार से, सब खराब ही खराब है, तो उसके बाद वाला रिटर्न औसत से अधिक होता है। आपको सतर्क तब रहना चाहिए जब लगता है कि पैसा बनाना तो बहुत आसान है। जैसा मैंने कहा ना, 2024 के आप पहले 8-9 महीने तक देखें तो लगता था कि अरे कोई भी स्टॉक ले लो चल जाता है। तब तो बड़े फंड मैनेजर्स बोल रहे थे कि लोग अपने एफडी तोड़ तोड़ के स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। और वो उस समय तो वो फंड मैनेजर्स ये भी कह रहे थे कि अपने घर का सोना बेच के शेयर मार्केट में लगा दो। वही फंड मैनेजर साल सवा साल बाद कह रहे थे कि सोने में पैसा लगाओ। तो ये तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और फंड मैनेजर्स का जो है कि जहाँ से भी आप एसेट आज की डेट में मिल रहा है उसकी कहानी सुना के एसेट ले लो, बाकी की बाद में देखी जाएगी।
अच्छा, फिर ये टाइम करना इम्पॉसिबल है स्टॉक मार्केट को? वो होता है ना, टेक्निकल्स, टाइम साइकिल्स, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ कंबाइन करके कुछ कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, इस टाइम पे चढ़ेगा, और उसके बाद तो फिर अगर चढ़ जाता है तो फिर वाहवाही भी हो जाती है, हाँ ये सही है, वो इसने तो बताया। आप पिक एंड चूज करते हो ना कि जो 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 एक तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी जो प्रिडिक्शन ठीक हो गया उसको आगे कर दो। जैसे एक ज़माने में वॉल स्ट्रीट फर्म्स का भी मैं ये देखती थी कि एक वॉल स्ट्रीट, जैसे एक बड़ी वॉल स्ट्रीट फर्म है तो उसका एक स्ट्रैटेजिस्ट नहीं होगा, उसके 5-6 स्ट्रैटेजिस्ट होंगे और वो सब अलग अलग तरह की कहानी बताएंगे। ये अलाउड है? अलाउड है ना, मतलब उसमें क्या है, मतलब वो अपने नाम से छाप रहा है रिपोर्ट, वो उसके अपने नाम से छाप रहा है, तो उसमें अब कोई ना कोई तो ठीक हो जाएगा, तो अब अगले साल आप बोलोगे कि अरे देखो मेरा ये वाला स्ट्रैटेजिस्ट एकदम सही है। तो ये तो बहुत तरह के इस तरह के खेल होते हैं। लेकिन आपको देखिए, अच्छा जो निवेश है वो बोरिंग है। कई बार लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैम अरे आप तो आप हर इंटरव्यू में वो चीज़ सेम चीज़ रिपीट करती हैं, तो मैंने कहा वो सिद्धांत बदलते नहीं हैं कि आपको प्रॉपर एसेट एलोकेशन करना है जिसमें ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। उसके बाद उसको बहुत छेड़ते मत रहिए। दूसरी चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट सबसे नंबर वन चीज़ है। जो आपने लूजर्स गेम का नाम लिया, तो ये एक छोटा सा 5-6 पेज का आर्टिकल है, मेरे ख्याल 1970s का, चार्ल्स डी एलिस का, द लूजर्स गेम। तो उसमें यही है कि दुनिया में सब चीज़ या तो विनर्स गेम है या लूजर्स गेम है, और किस तरह से आप खेलेंगे वो इस पर निर्भर है कि वो कौन सा गेम है। तो अगर वो JRD टाटा के टाइम पे प्लेन उड़ाना एक एडवेंचर स्पोर्ट थी, वो विनर्स गेम था। अब आज की डेट में एक ही अगर आप पायलट हैं तो आपको चेकलिस्ट से जाना है, गलती नहीं करनी है। इट्स अ लूजर्स गेम नाउ, यू प्ले नॉट टू लूज। तो बाज़ार में भी पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी। मैं आपको बताऊं तो जब हमने शुरू भी किया 90 के दशक में भी एनुअल रिपोर्ट मिलना तक मुश्किल होता था। तो एक्सेल शीट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एनालिस्ट मीट, क्लोज डोर मीट होती थी। अब वो चीज़ नहीं रही, अब सब इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है। तो अब वो आपको सबके पास इंफॉर्मेशन है, एंड सो कॉल्ड सारे सबसे बेस्ट माइंड्स मार्केट में हैं। तो अब आपको, अब इट इज़ नो लॉन्ग ऐसा आपका जीनियस नहीं है कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ऐसे आपको हीरे जवाहरात मिल जाएंगे जो किसी को नहीं मिले। तो अब आपको खेलना कैसे है, नॉट टू लूज, कि अपने कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं लेना है। तो नॉट टू लूज का मतलब ये नहीं है कि आप लॉस बुक नहीं करेंगे, आप लॉस बुक करेंगे, आप हमेशा स्टॉप लॉस रखेंगे, जिससे कि आपके ओवरऑल कैपिटल पे बड़ा हिट नहीं आए। ये नहीं है, क्योंकि परसेंटेज भी सिमेट्रिकल नहीं होती। अगर आपका पोर्टफोलियो आधा हो गया तो फिर उसको 100% ऊपर जाना पड़ेगा जीरो पे पहुंचने के लिए, पूरे भरने की? हाँ। तो जैसे मतलब 2024 की मैं बात बताऊं तो कई स्मॉल कैप मैनेजर्स बोल रहे थे कि हमने 50% कंपाउंडिंग दी है पिछले 3 साल। ने कहा ठीक है, उसके पीछे जाओ ना दो, क्योंकि स्मॉल कैप का एक बूम 2018-19 में आया था, उसके बाद 2/3 तो इंडेक्स ही गिरा था। तो बहुत सारे ये पोर्टफोलियो 80% गिरे थे। क्या कोई चीज़ 80% गिर के 3 साल भी 50% कंपाउंड करे तो आप अपने शुरुआत का जो आपका कैपिटल है उससे 30% नीचे हैं। तो मतलब इट इज़ अ स्कूल अरिथमेटिक थिंग। तो इसलिए बड़ा हिट नहीं लेना है कैपिटल पे। तो हम तो हेजिंग भी यूज़ करते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ में, इंडिया में भी, ग्लोबल फंड्स में भी, सब जगह, कि अगर अगर जिस समय लगे कि कुछ रिस्क है बड़ा तो हेज कर लो। ऑफकोर्स मतलब इट्स इंश्योरेंस का हमेशा कॉस्ट होता है, तो इसलिए नहीं, हमेशा आप हेज नहीं रहेंगे, बट ज़रूरत हो तो करो। अब जैसे मेरे को तो मौका मिला आप सबसे इंटरेक्ट करने का, मार्केट वेटरन से, और ये समझ में आता है कि रिस्क भी बहुत होता है सिस्टम में, और बड़े-बड़े पोर्टफोलियोज को संभालने के लिए कितनी मेहनत लगती है। रिटेल ट्रेडर्स तो ये ऑप्शन, फ्यूचर्स, लेवरेज, एमटीएफ ऐसे वाले प्रोडक्ट्स की तरफ पहले देखना शुरू कर देता है, क्योंकि बड़ा पैसा कमाना है और वो भी बहुत ही छोटी अवधि में, ये मेंटालिटी होती है। तो ये मैं चीज़ के से मतलब बिल्कुल दूर रहिए, मतलब इसको हाथ ही नहीं लगाना है। मैं तो इस चीज़ में कई बार मैं ऐड भी देखती हूँ कि आप 300 रुपये लगाइए और 1000 रुपये का स्टॉक लीजिए, मतलब इस तरह के ऐड आ रहे हैं आज की डेट तक में। डू नॉट गेट इनटू लेवरेज, मतलब इक्विटी मार्केट में वही रिटर्न जब ऊपर जा रहा होगा तो आपको लगेगा लेवरेज से मेरा तो इतना रिटर्न बन गया, लेकिन जो नीचे आएगा तो आपका सारा कैपिटल उड़ जाएगा, आप लॉस में चले जाओगे, आप डेट में चले जाओगे। तो ये तो इस चीज़ों को हाथ ही नहीं लगाना है। और जहाँ तक ऑप्शन वगैरह का सवाल है,
अब रोज ही सेबी का डेटा आता है ना कि 90-95% जो इंडिविजुअल ट्रेडर में तो उससे भी ज्यादा परसेंटेज लॉस बनाती है। पर वो सेबी ना एक बार बोल के चुप हो जाता है, वो डेटा रिपोर्ट आती है, लेकिन वो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे बम्बारमेंट होती है ना, उसमें ऐसा लगता है क्या पता यार सच ही बोल रहा हूँ, कोर्स करके देख नहीं लेते नहीं, हैं एक अब बार। जितने लोगों को सेबी ने पकड़ा है, ये कोर्स वालों को, आप सबको देखिए कि 600 करोड़ कोर्स की फीस में बनाया है, किसी ने एक पैसा नहीं बनाया है ट्रेडिंग में, एक पैसा नहीं बनाया। मोस्ट ऑफ देम हैव मेड लॉसेस। आपसे 600 करोड़ फीस में ले लिया है, खुद के पोर्टफोलियो पे लॉस है। और ये मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं अरे कौन सी बड़ी बात है, दिन का 1% ही तो कमाना है। ठीक है, जिसके पास ये जादू की छड़ी है ना कि वो दिन में 1% कमा लेगा, तो वो एक साल में अपने पोर्टफोलियो को 7.5 गुना कर लेगा। और अगर वो 1 करोड़ से स्टार्ट करता है तो 5 साल में, या 1 लाख से स्टार्ट करता है तो भी 5-6 साल में वो 20,000 करोड़ पे पहुंच जाएगा। तो अगर उसके पास ऐसी जादू की छड़ी है तो वो आपको क्यों 5,000 और 50,000 में वो कोर्स करा रहा है? और जो कोर्स करा भी रहा है तो उसमें क्या वो जो 100% हिट रेट है, या फिर एक दो ही, वही बात हुई वो ना कि बिल्कुल, मतलब उसको तरफ जाइए ही मत, ये पूरा स्कैम है। मैं मतलब, और मैं इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सकती हूँ कि जितने भी लोगों का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किसी ने एक पैसा नहीं कमाया है ट्रेडिंग में, सारा पैसा ट्रेडिंग कोर्स फीस से आया है। और ये जो आईपीओ डिजाइन होते हैं मैम, जी। अच्छे भी आते हैं, मतलब जो अच्छा पैसा भी बना के देते हैं निवेशकों को, लेकिन अभी जब मार्केट की हालत इतनी अच्छी नहीं होती तो निवेशक बोलते हैं यार फटाफट से एक दिन के लिए तो पैसा लगाना है, लगा देते हैं, क्या पता हमारा अलॉटमेंट हो जाए और उसमें थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाए, 20% 30% जो भी खुल रहा हो। लेकिन ये आईपीओ डिजाइन इस तरीके से होते हैं कि मैक्सिमम तो वो क्रीम ले जा चुके होते हैं ऑलरेडी। तो क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, आईपीओ को आप लॉटरी प्रोसेस मत समझिए। तो आईपीओ में निवेश करना और किसी कंपनी में जो ऑलरेडी लिस्टेड है निवेश करना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से आपको इवैल्यूएट करना है। और जिस समय आईपीओ का बूम आता है, उस समय अधिकतर उस रास्ते जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अधिकतर आईपीओ या तो ओवर प्राइस्ड आएंगे। जो ठीक प्राइस पे आ भी गया आईपीओ, उसमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो वो कुल मिला के यही है कि आप एक तरह से सोच रहे हो कि मैं लॉटरी खेल रहे हो, और उसमें भी आप जो आईपीओ लिस्टिंग पे इतना रिटर्न दिया, लेकिन आपने जितना पैसा लगाया था, आप रिटर्न पूरे पे गिनिए ना, क्योंकि आपको पूरा अलॉटमेंट तो मिला नहीं है। वो भी लोग नहीं करते हैं कि मतलब आपने 500 लगाया, उसमें अलॉटमेंट तो आपको 100 का ही मिला, तो आप बोल रहे हो कि 100 वाला 150 हो गया, लेकिन आपने लगाया तो 500 था ना। वो तो मेरे ख्याल से तभी कटता है पैसा, वो तो आजमा मैकेनिज्म है, वो तो कटेगा भी तब जब तो अलॉटमेंट लेकिन डालेंगे। मतलब कोई इसका, और सी आईपीओ जो फ्रेंजी है ना, जब से स्टॉक मार्केट्स आई हैं तब से है। मतलब मैं देख रही थी 1880 में, 19वीं शताब्दी की बात है, एक साल पेरिस में 400 आईपीओ आए थे। मतलब ये हाल था कि वो जो खोमचे वाला है वो भी आपको आईपीओ प्रोस्पेक्टस दे रहा है, और अगले साल बस्ट आया। अब थोड़ा सा आईपीओ में, और मुझे जो जिस बात से थोड़ा सा और डर लगता है कि अब बहुत सारे आईपीओ, पहले ये नहीं होता था कि मोस्टली जो आईपीओ होता था वो पैसा कंपनी में आता था। अब ये जो ऑफर फॉर सेल का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है, तो आप रिटेल इन्वेस्टर एग्जिट दे रहा है प्रमोटर को, और जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको, तो वो तो निकल रहे हैं उस भाव पे जिस भाव पे आप डाल रहे हो पैसा। तो ये मेरे को तो ये, मतलब चाहे आप मुझे ओल्ड फैशन बोले, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है। मतलब कि स्विगी ने, या तो आपको फिर सी, ऑफर फॉर सेल मेक सेंस एंड द कंपनी डज नॉट नीड मोर मनी। बट जैसे स्विगी में था कि उसमें ऑफर फॉर सेल आई थिंक 60% था इनिशियल आईपीओ का, और आप 7-8 महीने में ही वापस आ गए कि मुझे और पैसा चाहिए, तो फिर देन दैट इज अ डेंजर साइन। अच्छा, पर फिर कभी ऐसा क्यों होता है कि वैल्यूएशन जो होती है कंपनियों की, वो एक समय पर तो तेजी वाली मार्केट में कोई भी वैल्यूएशन जस्टिफाई होती है, और खराब वाली मार्केट में कोई कौड़ियों के दाम उठाने को तैयार नहीं होता स्टॉक हाँ, को। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि चाहे वो आईपीओ हो, चाहे मार्केट में स्टॉक हो, आपको उसका फंडामेंटल देखना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है ये 2021 में जब ये सारे सो कॉल्ड न्यू एज कंपनीज का पहला बड़ा बूम आया था आईपीओस का, तो एक टीवी एंकर ने मेरे से पूछा था ऑन टीवी कि देवीना, इफ आई पुट अ गन टू योर हेड विच वन विल यू बाय? आई सेड इवन गन टू माय हेड आई विल नॉट बाय एनी। तो दूसरी चीज़ आईपीओ में ये भी होती है कि आप देखिए, तो लोग बोलेंगे नहीं चलो अभी थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है, 4-5 साल का रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा आ जाएगा, बट आप लगभग हर आईपीओ में देखिए उसका पीक फाइनेंशियल्स आर जस्ट बिफोर दी आईपीओ। उस समय तो मतलब कंपनी पूरा जोर लगा देती है कि
मैक्सिमम बेस्ट चीज़ दिखा सकें, या तो मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट या लीस्ट लॉस। तो वो चाहे उसमें डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस जैसे मार्केटिंग एक्सपेंस काट कूट के जो मर्जी करके, अकाउंटिंग में जैसा मर्जी हो सके, तो आप लगभग सभी, जैसे वो 21 वाले आईपीओस को भी देखिए, तो वो मार्जिन्स कभी फिर हिट ही नहीं हुए अधिकतर लोगों में और अधिकतम कंपनीज में। और वो वही पैटर्न होता है, मतलब ज़्यादातर आईपीओ में आपके पीक फाइनेंशियल आईपीओ से पहले वाले पीरियड के हैं। अच्छा, फिर क्या रिटेल इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा बना सकते हैं किसी के पोर्टफोलियो को कॉपी करके, किसी बड़े प्लेयर के? जैसे आपने मेरे को अगर पोर्टफोलियो दिखा दिया आपने और मैंने वो कॉपी कर लिया, तो मैं क्या बड़ा पैसा बना सकता हूँ उससे? कि जैसे हम लोग तो करते हैं कि हर क्वार्टर पे, अपना हर तिमाही पे पोर्टफोलियो को ज़ीरो से देखते हैं कि आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ पर हूँ। तो दैट्स हाउ वी मैनेज अपना पीएमएस भी और जो ग्लोबल फंड है वो भी। बिकॉज एक बायस होता है हमारा कि जो कुछ भी हम लोग होल्ड करते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, चाहे वो एक कॉफ़ी का मग ही हो। कि हमारे पास कॉफ़ी का मग है तो हमें लगेगा वो 100 रुपये का है, जिसके पास नहीं है उसको लगेगा वो 60 का ही होना चाहिए। तो ये थिंकिंग होती है। तो इसलिए, और जहाँ तक दूसरे कॉपी करके पैसा कॉपी बनाया कर, जाए। हाँ, तो मतलब ये जैसे मैंने किताब में, मेरा दैट इज वन ऑफ द लॉन्गर चैप्टर्स कि व्हाई यू शुड नॉट कॉपी सो कॉल्ड फेमस इन्वेस्टर्स। एक तो है कि वो कर भी रहे हैं कि जो आप सोच रहे हो, जैसे वॉरेन बफेट का सब लोग सोचते हैं कि वो बेचता नहीं है, खरीदता है बेचता नहीं है, बट एज आई टोल्ड यू कि वो तो मोस्टली बेच ही देता है। देन अ लॉट ऑफ हिज मनी हैज बीन मेड इन थिंग्स लाइक डेरिवेटिव्स, जिसको वो पब्लिकली ही सेज कि नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं डेरिवेटिव में कुछ नहीं करना चाहिए, पर वो पैसा सब डेरिवेटिव में बना है। तो आपको, और दूसरी बात है, आपको ये मालूम भी नहीं रहता कि वो कोई भी निवेशक कर क्या रहा है। आपको तो एक ट्रेड दो ट्रेड मालूम चलते हैं, अब उसके पीछे में क्या है वो आपको मालूम ही नहीं चलता है। ये सब के अलावा भी ये फंडामेंटली गलत क्वेश्चन है कि आप सोचोगे कि सो एंड सो ने इतने से शुरू किया। अब जैसे मतलब बहुत लोग जैसे राकेश झुंझुनवाला की बात करते हैं कि इतने हजार रुपए से स्टार्ट किया, इतने करोड़ बना लिए, या जो भी किसी की भी आप बात करो, तो आप ये क्वेश्चन ही गलत है कि उसने पैसे बनाए थे तो उसने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की। आपको प्रश्न जो पूछना चाहिए कि जितने भी लोगों ने ये स्ट्रैटेजी यूज़ की उनका क्या हुआ। तो जैसे अगर एक मतलब एक्सट्रीम एग्जांपल मैं दूं, अगर कोई बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है जिसमें आप 100 लोग शुरू करते हैं तो साल के एंड में 95 लोग तो पैसा गंवा के निकल जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं। 5% जो बचे हैं वो, उनका पैसा 10 गुना हो जाता है। तो आप ये गेम 5 साल खेलेंगे तो 99.9% लोग तो निकल गए उसमें से, पर जो एक बचा है उसका तो पैसा भयानक हो गया। तो अब आप बोलोगे उस वो तो सबसे दुनिया में सबसे सफल निवेशक तो वही है, तो उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करें। नहीं, बट उसकी स्ट्रैटेजी फॉलो करने में 99.9% आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो राकेश भी कई बार बोलता था, एक बार किसी ने उससे बोला कि आपने तो पहला बड़ा पैसा ट्रेडिंग से बनाया, तो अब आप मना क्यों करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो ही सेड कि ये मतलब आई स्मोक बट आई टेल माई चिल्ड्रन नॉट टू स्मोक। बट ऑल्सो एक और बात भी है कि जो चीज़ एक मार्केट में एक समय पर काम करती है वो ज़रूरी नहीं वो हमेशा के लिए वो सिद्धांत बन गया। तो जिन लोगों ने 90 के दशक में जैसे ट्रेडिंग से पैसा बनाया, उस समय बहुत सारी मार्केट में इनएफिशिएंसीज थी। इवन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस में सेम सिक्योरिटी का डिफरेंट प्राइस होता था, तो मतलब आपके पास इजी आर्बिट्राज तक था। अब वो बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, तो यू कांट मेक मनी द सेम वे। और शेयर मार्केट में पैसा बनेगा, अभी तो ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से फंसे पड़े हैं, और खास तौर से वो मिड कैप स्मॉल कैप्स। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने बोल दिया, नहीं अब मिड कैप और स्मॉल कैप का दौर आ गया। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन हाँ मतलब ब्रेथ बढ़ रही है। मतलब 2025 का आप देखें तो वो बहुत ही नैरो मार्केट थी इंडिया में। तो अगर आप इंडेक्स देखें तो 2025 में इंडेक्स अब प्राय अप थे 5% 6% जो भी, लेकिन एवरेज स्टॉक डाउन था। तो आप मीडियन स्टॉक डाउन था, लगभग 40-45% स्टॉक ऐसे थे जो 10% से ज़्यादा डाउन थे, जबकि इंडेक्स में सब पॉजिटिव था। तो वो, और नॉर्मली होता है कि मार्केट में लगभग एटलीस्ट 40% स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं। 2025 में एक दौर था कि जब वो नंबर 10-15% पे आ गया था कि खाली 10-15% स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और बाकी सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो चीज़ अब बदल रही है। तो वो मार्केट ब्रॉडन तो हो रहा है, मतलब ज़्यादा अब स्मॉल कैप मिड कैप पर आ रहा है, इन द सेंस कि अब आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स का प्रतिशत बढ़ रहा है। तो इतना भर तो हो रहा है।
अगर 2-3 साल पहले देखो ना तब तो हम ये बात ही नहीं करते थे कि एशिया के कंपैरेटिव हमारे मार्केट बहुत रिचली वैल्यूड हैं या फिर ऐसा कुछ। ये तो अभी करना शुरू किया जब करेक्शन आ गया, तो बहाना से ढूँढ रहे हैं हम। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये बाजार में आप बहाना कहिए, कहानी कहिए, हम खाली एक कहानी ढूंढते हैं कि बाजार में ये हो रहा है, तो उसके लिए हम कोई उसका एक्सप्लेनेशन लेके आए। तो और खासकर मीडिया को भी घंटे भरने होते हैं या पन्ने भरने होते हैं। तब तेजी वाली कहानी लिख रहे थे मीडिया में 2024 में, और अब मंदी वाली कहानी लिख रहे हैं। हाँ, तो आप वैसे देखिए तो 2024 में 2023-24 जो वित्तीय साल था, उसमें हमारा जो कंजम्पशन ग्रोथ था भारत का, वो 21 साल में सबसे कम था। और लेकिन 2024 के पहले हाफ में मेरे ख्याल मुझे छोड़ के किसी ने ये बात ही नहीं की कि कंजम्पशन इतना स्लो डाउन हो रहा है। जब साल के अंत में जब मार्केट गिरने लगी, तब सबको याद आया कि अरे कंजम्पशन स्लो डाउन हो रहा है, जबकि तब तक कंजम्पशन ऊपर जाने लगा था। तो ये हमेशा यही होता है। मैंने कहा बाजार में जो ऊपर जा रहा है या बाजार या नीचे जा रहा है, बाकी सब कुछ वही रहे, आप फिर भी एक कहानी बना लोगे कि क्यों यही होना चाहिए था। कि अगर मतलब फेड ने रेट काट दिए तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया है, तो बाजार को तो चलना ही चाहिए। या फिर फेड ने रेट काट दिए तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो नेगेटिव है। तो आपका बाजार ऊपर गया या नीचे गया, सेम एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस में आप उसकी कहानी बना सकते हो। तो अभी हम कहाँ खड़े हैं फिर? अभी आप कैसे देख रहे हो मार्केट्स को, और कौन से सेक्टर्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं जहाँ पर पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है? तो देखिए, एक तो है कि सेंटिमेंट, जैसा मैंने बोला, इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। तो जब इतना ज़्यादा बाजार में सबको दुख होता है और डर होता है, और दूसरी बात है, मैं इसका भी सेंटिमेंट के हिसाब से देखूं तो मेरे जो पीयर्स हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं, आज तक तो मैंने सबको यही कहते सुना कि वो इंडिया ग्रोथ स्टोरी बेचनी है, मतलब वही बेच रहे थे वो। अब पहली बार मैंने देखा है कि वो टीवी पर आकर या पॉडकास्ट में आके रिस्क गिनवा रहे हैं। तो दैट, एज आई सेड, सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। तो पहली बार लोग रिस्क गिनवा रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा अपना मानना है कि अगला 1 साल भारतीय बाजार के लिए उससे बेहतर होगा पिछले 1 साल से। तो मतलब मैं कभी भी 1 साल का कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं देती हूँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, और जैसा मैंने कहा, रिसर्च स्टडीज यही दिखाती हैं कि जब सेंटिमेंट ख़राब होता है, उसके बाद का रिटर्न औसत से ज़्यादा होता है। तो हम लोग मेरे हिसाब से वहीं खड़े हैं। तो वो एक चीज़ नज़र आती है। सेक्टर्स के लिहाज से वो सब बदलता रहता है। अभी पिछले 2 सवा 2 साल से जहाँ हम लोग ओवरवेट रहे हैं, वो ऑटो कंपोनेंट्स, कुछ हद तक ऑटोज़ भी, और फार्मास्यूटिकल्स, वो अभी भी बना हुआ है। बाकी तो हमारा काफ़ी बॉटम अप स्टॉक पिक्स रहता है, तो वो एफएमसीजी में भी होगा, कैपिटल गुड्स में भी होगा। अभी जो हाल फिलहाल सेक्टर थोड़ा सा पहले से बेहतर लगने लगा है, वो पावर, मतलब बोथ पावर एंड पावर इक्विपमेंट। अच्छा, एक चीज और भी है, और वो तो बहुत सारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहते हैं, वो आपके लाइफ एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा। आपने इसके बारे में बहुत लिखा भी है, रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर लिखा है आपने जी, कि जी। आप अगर रिटायर हो भी गए तो उस समय आपके पास क्या वो पर्याप्त पूंजी होगी जो अगले 30 साल तक आपकी लाइफ को हाँ, संभाल पाए? उस हाँ, समय तो क्या इन्फ्लेशन होगी उस समय, अगर आप देखो तो। हाँ, तो वो मैंने कहा कि बहुत लोग ये इस बात को सोचते नहीं हैं कि अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। तो अगर कोई आज की डेट में 60 साल का है, तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत में है कि आप लगभग 80 साल तक जिएंगे। लेकिन जो एजुकेटेड और थोड़ा ज़्यादा जिसके पास पैसा है, जो आपके दर्शक हैं, जो जो निवेश कर ही सकते हैं बाज़ार में, तो उनकी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी उससे भी ज़्यादा है। तो आप समझ लीजिए, आप अगर 60 पे रिटायर हो रहे हैं, तो आपको 30-35 साल के लिए बजट करना है। ये चीज़ लोग नहीं सोचते हैं कि आपका पोस्ट रिटायरमेंट ऑलमोस्ट आपके करियर जितना लंबा हो सकता है, कि आपने 30-35 साल काम किया और 30-35 साल रिटायरमेंट के बाद भी है। तो उसमें आपको फाइनेंशियली भी सोचना है, आप अपना क्या करेंगे जिससे कि आप एकदम वेजिटेबल नहीं बन जाएं, वो सब सोचना है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जो फाइनेंशियल एडवाइस में दो सबसे गलत एडवाइस होती हैं। एक है कि आप जब यंग हैं, 25 साल के हैं, तो अपना 100% निवेश इक्विटी में करें। नहीं, वो नहीं कभी करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा, वो पैसा जो आपको 7 से 10 साल तक चाहिए हो सकता है, वो इक्विटी में नहीं होना चाहिए। हो सकता है, मतलब आपकी नौकरी जाए, आपको आगे पढ़ना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो 100% इक्विटी में नहीं होना चाहिए।
दूसरा जो गलत एडवाइस होती है कि रिटायरमेंट पे आपको पास इक्विटी में कुछ नहीं होना चाहिए, सब कुछ फिक्स्ड इनकम और ऐसे चीज़ों में होना चाहिए। वो भी गलत एडवाइस है, क्योंकि आपको 30-35 साल के लिए बजट करना है, तो वो आपके पास कोई ऐसा एसेट होना ही चाहिए जो कंपाउंड करे। ये ज़रूर है कि जो आपको अगले 4-5 साल में विड्रॉ करना है वो इक्विटी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में वो रिस्क रहता है कि अगर आपको अगर समझ लीजिए आपने सारा इक्विटी में डाला और पहले 2 साल नेगेटिव रिटर्न रहा मार्केट का, तो आपका कैपिटल ही कम हो जाएगा। अच्छा, फिर एक और सवाल सबके मन में आता है और वो है ये कि क्या ये मार्केट अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइव करेगा? ये नई टेक्नोलॉजी जो आ गई है, ये ट्रेडिशनल मेथड्स को बीट कर जाएगी क्या बिल्कुल? देखिए वो मतलब आप तो इन्वेस्टिंग के लिहाज से बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने तो पीएमएस शुरू ही तब किया जब हमने एआईएमएल सिस्टम, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सिस्टम यूज़ किया। और उसका कारण ये था कि उसमें इसलिए नहीं कि वो अवेलेबल है या फैशनेबल है, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन एज चला गया है बाज़ार में, अब सबके पास डेटा है, तो अब वो जो स्किल सेट चाहिए कि आपको क्या ये वो पहले होता था कि आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी के पास नहीं है। अब इन्फॉर्मेशन सबके पास है, तो अब वो स्किल सेट है कि कौन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और इतने सारे डेटा को मैनेज कर सकता है, और वहाँ सिस्टम्स आते हैं। उसके अलावा मैंने कुछ कुछ बात की थी कि आपका दिमाग ही आपको मिसगाइड करता है, बहुत तरह के बायसेस होते हैं, बहुत तरह का रैंडमनेस होता है, वो सिस्टम हटा देता है। दूसरी चीज़ जो एआई की है, जो अक्सर आपको ये जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग वाले लोग बताते हैं कि इंडिया में एआई स्टोरी नहीं है, या अगर किसी को और उससे ज़्यादा बढ़िया शब्द इस्तेमाल करने होते हैं कि इंडिया डज नॉट हैव अ इनोवेशन स्टोरी, एंड दैट इज़ वाई कि दुनिया में खाली एआई ही चल रहा है। लेकिन वो एक चीज़ ऐसी है जिसमें ये चीज़ सच थी 2 साल पहले। अब वो S&P 500 को आप देखें तो जो मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स कहलाते हैं, जो 7 बड़े टेक स्टॉक्स हैं अमेरिका के, ये सब माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजॉन, एप्पल, टेस्ला वगैरह, और एनवीडिया, तो वो जो S&P 500 का मूव था 2024 में, वो 60% इनके कारण था। 2023 में, 2024 में 50% था, 2025 में वो 40% रह गया। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 7 में से 5 ने अंडर परफॉर्म किया, खाली गूगल और एनवीडिया चले। इस साल खाली गूगल और अमेजॉन चले हैं, बाकी पांचों ने अंडर परफॉर्म किया। अब अगर आप देखें तो विश्व के बाज़ारों में भी और अमेरिका में भी रैली बहुत ब्रॉडन हो गई है। अब वो ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स चल रहे हैं। इस साल रसल 2000 जो अमेरिका का स्मॉल कैप इंडेक्स है, S&P से 2.5 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है, और उसमें सारे सारे सेक्टर्स पॉजिटिव हैं। और दूसरा जो एआई है, वो एआई अब ये नहीं रही, ये वाली कंपनीज नहीं रही, ये कंपनीज अब बहुत सारा निवेश कर रही हैं अपना डेटा सेंटर्स और बाकी एआई फैसिलिटी में। तो इस साल नियरली $1 ट्रिलियन के करीब, मतलब पहले 750 मिलियन बिलियन का नंबर था, बोल रहे हैं उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो वो उसमें निवेश कर रही हैं। तो अब जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो हैं जो ये कैपेक्स के लिए सप्लाई कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, सेमीकंडक्टर कंपनीज, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट कंपनीज, तो वो आपके माइक्रॉन और सैमसंग जैसे स्टॉक से लेकर एनवीडिया टू अ लिटिल लेसर एक्सटेंट, बिकॉज़ एनवीडिया तो पहले ही चल दिया। इस साल एनवीडिया हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग। पर एनवीडिया ने अपने शेयर्स को बायबैक करने की घोषणा कर दी। तो सी एनवीडिया का तो ये है कि वो देवर दे ऑल्सो बीन काइंड ऑफ राउंड ट्रिपिंग, कि आपने पैसा कैपिटल अकाउंट पे ओपन एआई को दिया, और ओपन एआई ने आपसे सामान खरीद के वो रेवेन्यू आपका नज़र आ रहा है। तो वो थोड़ा सा तो वो भी चल रहा है वहाँ पर। तो और ये सब अब पुराने इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्किंग कंपनीज, मतलब डेल कंप्यूटर तक चल गया है, और सैंडिस्क और ये सब भी चल गए हैं, तो अब वो एक अलग ही कैटेगरी है। बट वो सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट का आप लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखें तो वो बहुत सिक्लिकली जाता है, बिकॉज लाइक एनी सिक्लिकल और कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो बट आपको जो कहानी सुनाई जा रही है कि एआई की, बिकॉज पीपल डोंट हैव द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप ग्लोबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं पर आपको वो नहीं मालूम कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। मतलब ये तो मैं फॉरवर्ड लुकिंग भी नहीं कह रही हूँ, ये तो मैं कह रही हूँ जो ऑलरेडी डेटा आ चुका है, बट आपको वो 2 साल पुरानी ही कहानी सुनाई जा रही है। चलिए, अब हम इस शो के अंतिम भाग में आ गए हैं, तो रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो उसमें पहला है वैल्यू और ग्रोथ इन्वेस्टिंग, व्हाट मैटर्स द मोस्ट? the वैल्यू एंड ग्रोथ। no, हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड, बट
only one thing is in the markets that themes change, including investing style. So never be married to one style. अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट हैबिट जो हमेशा अपनानी चाहिए निवेशकों को, Asset allocation and risk management. और एक ऐसी हैबिट जो सोचो ही मत उसके बारे में, बिल्कुल ही आप इसको करोगे तो ये- तबाह हो जाओगे स्टॉक मार्केट में। ये सब जो डेरिवेटिव या किसी भी तरह की डे ट्रेडिंग, चाहे वो क्रिप्टो की हो चाहे किसी की भी हो, अच्छा, गोल्ड और इक्विटीज, it has to be both, but gold of course much less than equities in terms of percentage of your portfolio. अभी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि सबसे बेहतर मार्केट्स कौन सी हैं? क्या वो इंडियन मार्केट्स हैं या फिर कोई और? बेस्ट तो नहीं इंडिया में कह सकती, अभी भी मतलब बहुत सारे और भी बाजार अच्छे लग रहे हैं, मतलब राइट फ्रॉम जापान टू मलेशिया एंड मेक्सिको उधर। एक फाइनेंशियल बुक जो सबको पढ़नी चाहिए अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मैं इधर भी देख रहा हूँ, इसके अलावा कौन सी पढ़नी चाहिए? एक तो बहुत मुश्किल है कहना, बट आपको अगर समझना है कि मार्केट्स में कैसे बबल्स बनते हैं, तो देर इज़ वन शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल यूफोरिया। मैंने आज अभी एक पॉडकास्ट केवल बुक्स पर ही किया है, तो मेरे को तो 20-25 नाम शॉर्ट लिस्ट करना मुश्किल हो गया, तो एक तो बताना। बाकी हाउ योर माइंड ट्रिप्स यू अप, आई वुड से डैनियल कानामन्स बोथ बुक्स, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एंड नॉइज। पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है क्या? मतलब पैसिव इन्वेस्टिंग से पैसा बन सकता है? See, passive investing is not a bad thing, but people misunderstand कि it's low risk. It is not low risk. The only value to my mind, the real value an active fund manager adds is only one, which is risk management. कि market जब 30% घटा तो आपका portfolio 30% ना घटे. That's the value that an active fund manager adds. But if you don't have time to do anything else, तो आप अपना equity allocation आपने passive में भी डाला तो ठीक है। मतलब पैसिव बेहतर होता है कि एक्टिव इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर होता है? किस तरफ जाना चाहिए? इंडेक्स फंड से पैसा बना लेंगे, कुछ करने की वही जरूरत मैंने बोला कि एक्टिव में आप हर फंड मैनेजर आपको बहुत अच्छी कहानी सुनाएगी कि कैसे वो स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। आप उनसे पूछिए आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ए, एंड बी, व्हेन डू यू सेल, एंड देन यू सी कि हाउ मच हैव दे थॉट अबाउट दैट, बिकॉज द रियल वैल्यू एड ऑफ एक्टिव इज दैट रिस्क मैनेजमेंट। बुल मार्केट्स में निवेशक सबसे बड़ी गलती की अगर बैठते हैं, सोचते हैं ऐसा ही चलेगा हमेशा, तो सपना टूट जाता है फिर। अगर आप फाइनेंस एज अ करियर ऑप्ट नहीं करती तो फिर क्या करती? probably teaching. My parents were both professors, so ये किताब भी कुछ हद तक वही है, teaching genes are strong. अच्छा, एक ये तो खैर क्वेश्चन है, ये रैपिड फायर नहीं है। एक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल जो हर यंग इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए, अभी से इस उम्र से फॉलो कर लो तो फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा पैसा बना लोगे मार्केट। एक तो स्टार्ट अर्ली, सो आप 25 पे आप एक तरह से एक्स अमाउंट हर महीने सेव करते हो, और अगर आप 30 पे स्टार्ट करते हो तो ऑलमोस्ट आपको, अगर 60 साल पे जो भी आपका टारगेट है, तो अगर आप 30 पे स्टार्ट करोगे तो ऑलमोस्ट आपको डबल सेव करना पड़ेगा। तो स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो काम जैसे शुरू करते हैं तो तभी से शुरू कर लीजिए। आपके पास बोलेंगे सैलरी उतनी नहीं है कि 20% सेव कर सकें, तो 5% से शुरू करिए, लेकिन बोलिए अगले साल का इंक्रीमेंट का 70% इस कैटेगरी में जाएगा। तो वो जो लोन पे आईफोन खरीदने की बजाय ये करिएगा। बहुत शुक्रिया विस्तक को अपना समय देने के लिए, और मजा आ गया पॉडकास्ट में। जैसा कि उम्मीद थी ना आएगा, मैंने बताया था इस पॉडकास्ट के शुरू में, बिल्कुल वही हुआ। बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। शुक्रिया।